All right, kids. So, as we have started our first chapter of our syllabus, non-profit organization, तो सो फार हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस कंटेंट पूरा पढ़ लिया है। उस सिलेबस कंटेंट में हमने ये पढ़ा था कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लब एंड सोसाइटीज होते हैं जो कि अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दे आर देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। तो सर एक नॉर्मल बिजनेस और एक एनपीओ के बिजनेस की अकाउंटिंग में फर्क होता है, और हमने वो फर्क पढ़े थे। फिर हमने ये भी देखे थे कि क्लब के काफी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। हमने क्लब के मेन सोर्सेज ऑफ इनकम भी आइडेंटिफाई किए थे। उसके बाद हमने ये देखा थे कि सर 5 मेन अकाउंट्स होते हैं जो कि किसी भी एनपीओ को बनाने पड़ते हैं, किसी भी एनपीओ की अकाउंटिंग के लिए हमें करने पड़ते हैं। जिसमें सबसे पहला था हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट डिटेल में हमारे सामने मौजूद है। सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बाद हमारे पास था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने ये देखा था कि सर ये कंबाइंड अकाउंट होता है, कैश और बैंक का। पैसे आ रहे होंगे तो दोनों की डेबिट साइड पे लिखेंगे, पैसे जा रहे होंगे तो दोनों से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि क्लब के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसे हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज कहते हैं, और उन ट्रेडिंग एक्टिविटीज के हमें बाकायदा इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो उस इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कैफे आ सकता है, शॉप आ सकता है, रेस्टोरेंट आ सकता है। फिर हमारे पास सवाल था कि सर अगर सेल्स नहीं दी हुई हो तो हमें एसएलसीए बनाना पड़ सकता है, परचेजेस ना हो तो हमें पीएलसीए बनाना पड़ सकता है। उसके बाद हमने कुछ नई चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था लेगेसी के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, डोनेशंस के बारे में। हमने पढ़ा था कि डोनेशंस दो तरीके की होती हैं, एक रेवेन्यू डोनेशन होती है, एक कैपिटल डोनेशन होती है। रेवेन्यू डोनेशन इनकम ट्रीट की जाती है, कैपिटल डोनेशन हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद हमने फोर्थ इंपॉर्टेंट अकाउंट पढ़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्लब के लिए बनाते हैं और ये बनता है क्लब की इनकम स्टेटमेंट की जगह। इनकम स्टेटमेंट की जगह ये बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आखिरी हमारे पास था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्लब और क्लब के अंदर जितनी एक्टिविटीज हैं, ये क्लब और क्लब के अंदर जितनी एक्टिविटीज हैं उन सब के लिए बनता है। तो एसेट और लाइबिलिटीज इसमें सब, और एक्यूमुलेटेड फंड्स। तो हमने बाकायदा एक्यूमुलेटेड फंड से रिलेटेड लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं, और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सटन चेस क्लब। ये हमारा सवाल है होमवर्क का, एक्सटन चेस क्लब का। हमें इस क्वेश्चन को आज की क्लास में अटेम्प्ट करना है, एक्सटन चेस क्लब की। तो चलें मैं इसको स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन को थॉरोली देखेंगे हम, और हम इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ऑलराइट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द एक्सटन चेस क्लब। हमारे सामने एक्सटन चेस क्लब की ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। हमारे सामने एक्सन चेस क्लब की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या है? वेरी सिंपल। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब है कैश एंड बैंक अकाउंट। अब आप देखो ये कैश एंड बैंक अकाउंट है, तो अगर आपको मैं एक चीज दिखा सकूं सही से तो ये देखें, मुझे इधर दो लाइंस लगानी है। ये देखें, ये टी बन गया, दैट मींस इट्स अ टी अकाउंट। ये टी अकाउंट है, ये कैश एंड बैंक का टी अकाउंट है। हमारे पास डेबिट साइड में पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट साइड से पैसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू अवेलेबल है 230, डेबिट साइड पे अवेलेबल है। इसका मतलब है कि कैश और बैंक राइट नाउ, कैश और बैंक राइट नाउ ये हमारे पास करंट एसेट है। इट्स अ करंट एसेट as of right now over here, it's a current asset। बैंक में साल के शुरू में पैसे मौजूद हैं, हमारे पैसे मौजूद हैं, $230 हमारे मौजूद हैं। उसके बाद डेबिट साइड पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस 3260। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि सर हमारे पास सब्सक्रिप्शन की वजह से पैसे आ रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है सब्सक्रिप्शन की वजह से, क्लब के पास पैसे आ रहे हैं। तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज द मनी रिसीव्ड बाय द क्लब। दिस इज द मनी रिसीव्ड बाय द क्लब। ये क्लब ने पैसे रिसीव किए हैं। उसके बाद है
कंपटीशन, एंट्री फीस, क्लब में कोई कंपटीशन हुआ होगा, चेस क्लब है ना, तो मेंबर्स के बीच में कुछ कंपटीशन हुआ होगा और उसकी एंट्री फीस क्लब को मिली है 1580, ये पैसे क्लब के पास आ रहे हैं, तभी रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। फिर है हमारे पास डोनेशंस, डोनेशंस में पैसे आ रहे हैं $350, डोनेशंस में पैसे आ रहे हैं $350। तो क्लब के पास ये तमाम रीजंस की वजह से पैसे आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन की वजह से पैसे आ रहे हैं, कंपटीशन एंट्री फीस की वजह से पैसे आ रहे हैं और डोनेशंस की वजह से पैसे आ रहे हैं। इन रीजंस की वजह से क्लब के पास पैसे आ रहे हैं। अब आप नोट कीजिएगा पैसे जा क्यों रहे हैं। सर क्लब के पास पैसे जा रहे हैं क्योंकि क्लब ने रेंट पे किया है, क्लब रूम का कोई रेंट पे किया है। कितना रेंट पे किया है? $2000 रेंट पे किया है, $2000 क्लब का रेंट पे किया है। उसके बाद ट्रेजरर की सैलरी है, क्लब का कोई ट्रेजरर होगा जो हिसाब किताब रख रहा होगा, पैसों की रखवाली कर रहा होगा, उसकी सैलरी है $250। परचेज ऑफ फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट, क्लब ने कुछ फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स भी खरीदे हैं $1100 के, क्लब ने कुछ फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट खरीदे $1100 के। कंपटीशन प्राइजेस, अब आप देखो ये रहा कंपटीशन, ये रहा कंपटीशन जो क्लब ने अपने मेंबर्स के बीच अरेंज किया था, वो उसके एंट्री फीस की वजह से पैसे आए थे। अब वो कह रहे हैं कि कंपटीशन के कुछ प्राइजेस भी पे किए हैं $750, तो कंपटीशन के कुछ प्राइजेस पे किए गए हैं $750। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है क्लब का, क्लब की कुछ ट्रैवलिंग होगी $1900 की, काफी कुछ नहीं, काफी ट्रैवलिंग लग रही है ये तो $1900 की। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं क्लब के $1350 के। अब आप एक चीज देखें, डेबिट साइड पे क्लब के पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे क्लब के पैसे जा रहे हैं। क्लब ने साल के एंड में, साल के एंड में $1930 डेबिट साइड पे दिखाया है, इसका मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे जाएगा $1930 का। तो मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं सर, ये अब करंट लाइबिलिटी है क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है। बैंक साल के शुरू में करंट एसेट था क्लब का, साल के आखिर में ओवरड्राफ्ट हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया। ये तीन रीजन से पैसे आए हैं, सब्सक्रिप्शन की वजह से पैसे आए, कंपटीशन एंट्री फीस की वजह से पैसे आए और डोनेशंस की वजह से पैसे आए, और बाकी 5-6 रीजंस की वजह से पैसे गए हैं। रेंट पे किया है, ट्रेजरर की सैलरी दी है, कुछ फिक्सचर एंड इक्विपमेंट खरीदा है, कंपटीशन के प्राइजेस पे किए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे किए हैं। ये 6 वजहों से क्लब से पैसे गए। पैसे ज्यादा गए, उतने पैसे थे नहीं, तो मंथ साल के एंड में बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। मुझे बताओ यहां तक क्लैरिटी है? हाँ जी गाइस, मुझे बताएं यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है? यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक क्लैरिटी है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। अब हमारे पास बैलेंसेस एट, नाउ बैलेंसेस एट फॉलो कीजिएगा। अब एग्जामिनर हमें बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में एग्जामिनर हमें बैलेंसेस प्रोवाइड कर रहा है। 1 अप्रैल, आसान अल्फाजों में 1 अप्रैल का मतलब है ओपनिंग इंफॉर्मेशन। एग्जामिनर यहां हमें ओपनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड 31 मार्च 2015 एग्जामिनर यहां हमें क्लोजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आप देखो एग्जामिनर हमें ओपनिंग इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, एग्जामिनर हमें क्लोजिंग इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग में हमें सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बता रहा है कि भैया सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग में 0 है हमारे पास, लेकिन क्लोजिंग में $450। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग में हमारे पास 0 है, क्लोजिंग में हमारे पास $450 है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स हमें बता रहा है कि साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स हैं $530, साल के आखिर में सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स हैं $750।
तो अब आप देखो एग्जामिनर हमें कितना क्लियरली बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन एडवांस भी हैं और सब्सक्रिप्शन एरियर्स भी हैं, साल के शुरू में भी हैं और साल के आखिर में भी हैं। फिर हमें बता रहा है फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स कि साल के शुरू में फिक्सचर एंड इक्विपमेंट की वैल्यू थी 4000, साल के एंड में वैल्यू है 4400। हमें रेंट के बारे में बता रहा है कि क्लब रूम का रेंट जो है वो साल के शुरू में अक्रूड था और साल के आखिर में प्रीपेड है। इसका मतलब साल के शुरू में हमें इस चेस क्लब का रेंट साल के शुरू में अक्रूड था, देना बाकी था, जबकि साल के आखिर में हमने प्रीपेड कर दिया है, ज्यादा पे कर दिया है। साल के आखिर में हमने प्रीपेड करके रखा हुआ है, ज्यादा पे करके रखा हुआ है, और साल के शुरू में अक्रूड था हमारे पास। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अक्रूड, तो साल के शुरू में अक्रूड है, साल के आखिर में भी अक्रूड है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस साल के शुरू में भी अक्रूड है, साल के आखिर में भी अक्रूड है। एंड देन वी हैव एक्यूमुलेटेड फंड, साल के शुरू में $4500 के एक्यूमुलेटेड फंड हमें दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एक बात फोकस कीजिएगा। आप देखो एक्यूमुलेटेड फंड हमें यहां सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है, साल के शुरू में 4500 एग्जामिनर ने खुद दे दिया आपको, लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ाते हुए ये पढ़ाया था कि बच्चों अगर सवाल में, क्योंकि दिस इज A2 लेवल, कि अगर सवाल में हमें ये बोला हो कि एक्यूमुलेटेड फंड हमें ना दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे। एक्यूमुलेटेड फंड इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ कैपिटल विच कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ये लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहां एग्जामिनर ने हमें ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड तो दे दिया, क्लोजिंग पे क्वेश्चन मार्क है। आप देखें क्लोजिंग पे क्वेश्चन मार्क है, एग्जामिनर कह रहे हैं खुद ढूंढो, क्लोजिंग खुद ढूंढो। ठीक है, आगे हमें दो इंफॉर्मेशन और दे रहा है, फोकस कीजिएगा, दो इंफॉर्मेशन और दे रहा है। कह रहा है $280 of the subscriptions in arrears on 1st April 2014 were subsequently received। अब आप जरा गौर से देखें, आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये फोकस कीजिएगा। इस इंफॉर्मेशन को तोड़ते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन नंबर 2 दे रहा है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, इसको जरा तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। सबसे पहले $280, ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, वो सब्सक्रिप्शन जो एरियर्स हैं 1 अप्रैल 2014 को। तो ये रही 1 अप्रैल, ये रही 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन एरियर्स हैं $530। देखो जरा, 1 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन एरियर्स हैं $530। अब अगर मैं इसे पूरी तरीके से इलैबोरेट करूं तो ऐसे समझेंगे कि सर साल के शुरू में क्लब को अपने मेंबर से $530 की सब्सक्रिप्शन लेना बाकी थी। क्या यह कहना दुरुस्त होगा गाइस? क्या यह कहना सही होगा कि क्लब को साल के शुरू में अपने मेंबर से $530 की सब्सक्रिप्शन लेना बाकी थी? मुझे बता दें, इज दिस राइट, इज दिस वैलिड? क्या यह कहना दुरुस्त होगा, क्या यह कहना ठीक होगा? हाँ जी, कि साल के शुरू में $530 की सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी थी। आई वॉन्ट फीडबैक। अवाम, अवाम खाली नहीं बैठना है, खामोश नहीं बैठना है, तमाशाई नहीं बनना है। यस प्लीज बताइएगा, क्या ये कहना सही होगा $530 की सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी थी साल के शुरू में? उमर कह रहे हैं सर 530 में। अब मैं आगे मैं बोल रहा हूं, क्या ये कहना सही होगा कि $530 मिलना बाकी थे साल के शुरू में? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। हमजा, मानूर, मुतीब, नकी, उमर, साद, सईद, क्या ये कहना ठीक होगा कि साल के शुरू में
सब्सक्रिप्शन $530 मिलना बाकी थी। यस सर, बिल्कुल ठीक होगा। उसमें से $280 मिल गए, उसमें से कह रहा है $280 वर सब्सिक्वेंटली रिसीव, उसमें से $280 मिल चुके हैं, मतलब 530 में से 280 मिल चुके हैं। फिर एग्जामिनर कह रहा है सब्सक्रिप्शंस नॉट पेड आफ्टर 12 months वर कंसिडर्ड इरिकवरेबल। कह रहा है वो सब्सक्रिप्शन जो कि 12 महीनों तक हमें ना मिल सके उसे हम इरिकवरेबल कहेंगे। तो 530 में से हमें 280 मिल चुकी है, $250 हमें नहीं मिले हैं, ये $250 इरिकवरेबल होंगे। आखिरी में हमें कह रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। पहले पार्ट में कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 शोइंग द ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप देखें, हमसे पहले ही पार्ट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांग रहा है, हमसे गाइस पहले ही पार्ट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांग रहा है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने डेट्स के थ्रू अकाउंटिंग ये इंफॉर्मेशन लिखूंगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। अजय बताओ, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है या एक्सपेंस होता है क्लब का? हाँ भाई, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है या क्लब का एक्सपेंस होता है? क्या लगता है आप लोगों को, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है या एक्सपेंस होता है? परफेक्ट सर, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। राइट। अच्छा, सईद, साद, हमजा, आप लोगों के जवाब नहीं आ रहे बेटा। साद आपके नहीं आ रहे, मानूर आपके नहीं आ रहे। यस प्लीज, है ना। इनकम, इनकम होती है, राइट। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। इसका मतलब ये कि ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, सर ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, ये हम अप्पा बेसिस पे बनाएंगे। ये देखें, ये हम अप्पा बेसिस पे बनाएंगे, राइट। ये हम अप्पा बेसिस पे बनाएंगे। तो अब हमारी अप्पा बेसिस पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पे फर्स्ट डेट लिखेंगे, दैट इज 2014, 2014 अप्रैल 1st। ये लीजिए बेटा, अप्रैल 1st, राइट। सबसे पहले यहां आएगा अक्रूड ब्रॉड डाउन। अच्छा, अक्रूड ब्रॉड डाउन, एरियर्स ब्रॉड डाउन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, एक ही बात है, अरियर्स, अक्रूड, ओइंग, आउटस्टैंडिंग। तो सर साल के शुरू में एग्जामिनर ने यहां पे लिखा हुआ है कि $530 की सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी थी। $530 की सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी थी, एग्जामिनर ने हमें यहां पे बताया हुआ। उसके बाद प्रीपेड ब्रॉड डाउन, अक्रूड के बाद आएगा हमारे पास प्रीपेड ब्रॉड डाउन। नोट कीजिएगा, प्रीपेड का मतलब है एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और ओपनिंग में हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस नहीं है, ओपनिंग में हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस नहीं है। दैट मींस हम इसको डैश कर देंगे, जीरो लिखेंगे, ना भी लिखें तब भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये पहला सवाल है हमारी एक्सरसाइज का। तो मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूं। उसके बाद 2015, 2015 साल का एंड हो रहा है हमारे पास 31 मार्च को। नोट कीजिएगा, यहां पे डेट मेंशन करूंगा, मार्च 31, मार्च 31। और यहां पे मेंशन करूंगा प्रीपेड कैरी डाउन और अक्रूड कैरी डाउन। ये देखें, तो अब हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट जो है वो अप्पा बेसिस पे नजर आ रहा है हमें, अक्रूड, प्रीपेड, प्रीपेड, अक्रूड। सवाल में हमें प्रीपेड सीडी दिया हुआ है, क्लोजिंग प्रीपेड है हमारे पास 450। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। द क्लोजिंग प्रीपेड इज $450।
और इसी तरीके से क्लोजिंग अक्रूड है हमारे पास $750। अभी सब्सक्रिप्शन हमारी रिसीव होना बाकी है, विच इज $750। ये लीजिए बेटा, अब हमारा ये फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हमें एग्जामिनर ने दो बातें और बताई हुई हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। अगर आप ऊपर इंफॉर्मेशन में देखें तो आपको, आपने ये इंफॉर्मेशन एडजस्ट कर दी है, ये चारों इंफॉर्मेशन आपने एडजस्ट कर दी है। अब आपके पास दो इंफॉर्मेशन और हैं। एक ये रही सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे सामने, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे सामने सब्सक्रिप्शन दी हुई है 3260। ये देखें जरा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन दी हुई है 3260। अब आप मुझे एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन आ रही है या जा रही है? ये 3260 लिखी हुई है, ये क्लब के पास आ रही है या क्लब के पास से जा रही है? सर ये क्लब के पास आ रही है। कैश फॉर्म में आ रही होगी या बैंक फॉर्म में आ रही होगी? तो कैश बैंक डेबिट, मतलब रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, और सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करेंगे 3260 से। यहां पे लिखूंगा मैं रिसीट एंड पेमेंट। तो अब आप देखें, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आपके सामने फॉर्मेट, आपके सामने एक दफा दोबारा ओपन कर रहा हूं। ये देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने ओपन कर रहा हूं, ये देखें। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिसीट एंड पेमेंट। हम पहले पढ़ चुके हैं रिसीट एंड पेमेंट, कोई नई चीज नहीं है ये हमारे लिए। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं रिसीट एंड पेमेंट, हमारे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में नोट कर लें जरा। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज नाउ, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास सर एक चीज रह गई है, ओनली वन थिंग, और वो है यहां पर सब्सक्रिप्शन नॉट पेड आफ्टर 12 मंथ वर कंसिडर्ड इरिकवरेबल। इरिकवरेबल भी तो है हमारे पास। अच्छा अब आप बताओ, इरिकवरेबल क्लब का एक्सपेंस है या क्लब की इनकम है? इरिकवरेबल क्या है क्लब के लिए? सर इरिकवरेबल क्लब के लिए एक्सपेंस है। तो इरिकवरेबल डेबिट, इरिकवरेबल डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। ये लीजिए, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इरिकवरेबल के नाम से। इसमें भी कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ये देख लो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हम पहले फॉर्मेट में डिस्कस कर चुके हैं, नथिंग न्यू ओवर हियर। अब आप मुझे ये बताएं, हमने क्लब की सब्सक्रिप्शन की सारी इंफॉर्मेशन इस अकाउंट में लिख दी है। क्रेडिट साइड अपेयर्स टू बी ग्रेटर, क्रेडिट साइड हमें ग्रेटर नजर आ रही है, विच इज 4260। जब क्रेडिट साइड को टोटल किया 4260 आया। अब हम डेबिट साइड साइड से इसको टैली करेंगे, 4260 से इसको टैली करेंगे, तो सर इसका जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, वर्किंग कर लेता हूं। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 530 प्लस 450 980 minus 4260, and I have the difference over here 3280। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये देखें, दिस डिफरेंस विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी हमारा अकाउंट वाइंड अप नहीं हुआ। मैं आप लोगों को एएस लेवल में भी ये बात बता चुका हूं, आप सबको ए2 लेवल पे भी आज ये बात रिपीट कर रहा हूं कि बेटा बीडीज के मार्क होते हैं, बीडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीडीज को इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये जो आपके पास सीडीज हैं, इनको बीडी बनाना मत भूलिएगा। ये लीजिए गाइस, ये लीजिए, अब हमारा ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट फुल फ्लैश रेडी हो गया। दिस सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज नाउ डन। ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डन हो गया। April 1 डेट मेंशन कर देता हूं। हियर वी आर विद द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा डन हो गया। मुझे बताइए यहां तक क्लैरिटी है? हाँ जी, मुझे बताएं गाइस, यहां तक क्लैरिटी है? गिव मी अ थम्स अप और वाया मैसेज आप लोगों को मुझे बता सकते हैं
कि सर यहां तक क्लैरिटी है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आप देखें पार्ट बी में एग्जामिनर ने हमसे डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांग लिया, हमसे डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांग लिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना सकते, हम डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना सकते। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, हम डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना सकते। भले उसने पार्ट बी में डायरेक्ट मांग लिया, हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वी अटेम्प्टेड इन एएस लेवल। हम लोग जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट करते हैं एएस लेवल में, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल डिट्टो उससे मिलता जुलता है। अब हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। सर क्या वर्किंग्स करनी पड़ेंगी? अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या वर्किंग्स करनी पड़ेंगी मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पे कुछ अक्रूड प्रीपेड है सब्सक्रिप्शन के अलावा, सब्सक्रिप्शन के अलावा भी कुछ अक्रूड प्रीपेड है, तो हमें उन अक्रूड प्रीपेड को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें उनके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे रेंट है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट हमारे पास है, रेंट अक्रूड भी है, रेंट प्रीपेड भी है, और फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में भी बताया हुआ एग्जामिनर ने। ये दो अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, रेंट का और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें डेप्रिसिएशन भी देखनी पड़ेगी कि कहीं कोई हिडन डेप्रिसिएशन तो नहीं है, हमें डेप्रिसिएशन भी देखनी पड़ेगी कि कहीं कोई हिडन डेप्रिसिएशन तो नहीं है। तो अब हम यहां पे मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, मैं यहां पर आपके सामने रेंट अकाउंट का लेआउट बना रहा हूं। ये देख लो बेटा, मैं यहां पे आपके सामने रेंट अकाउंट का लेआउट बना रहा हूं। डॉट इसको कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अकाउंट बना लेंगे यहां पर हम। राइट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अकाउंट भी यहां पे बना लेंगे हम। और यहां पे ये अकाउंट है रेंट का, रेंट एक्सपेंस की वर्किंग, ये वर्किंग है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वर्किंग, और यहां पे मैं काम करूंगा डेप्रीसिएशन। मुझे एक नॉन करंट एसेट सवाल में नजर आया है, सवाल में एक नॉन करंट एसेट दिखा है मुझे, और वो नॉन करंट एसेट है ये फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट। तो मैं इसकी डेप्रिसिएशन ढूंढूंगा कि कहीं कोई फिक्सचर एंड इक्विपमेंट की कोई हिडन डेप्रिसिएशन तो नहीं है, हम ढूंढेंगे। अच्छा, रेंट एक्सपेंस है, आप सबको पता है एक्सपेंस पाप बेसिस होता है, एक्सपेंस जो बनता है वो पाप बेसिस बनता है। तो अब मुझे ये देखना है कि रेंट के बारे में हमें क्या बताया है। तो सर रेंट के बारे में हमें यह बताया है कि साल के शुरू में रेंट अक्रूड था, रेंट के बारे में हमें यह बताया है कि साल के शुरू में रेंट अक्रूड था, रेंट वॉज अक्रूड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। हाउ मच इट वॉज अक्रूड? $70। तो रेंट वॉज $70 अक्रूड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो ये देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं अक्रूड ब्रॉट डाउन $70। ये लीजिए बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं अक्रूड ब्रॉट डाउन $70। रेंट साल के शुरू में $70 देना बाकी था। राइट, अब देखते हैं कि बाकी क्या इंफॉर्मेशन है। सर यहां पे कह रहा है कि रेंट हमने ज्यादा दे दिया साल के एंड में, क्लोजिंग, ये रही क्लोजिंग, क्लोजिंग इज $50 एंड इट इज प्रीपेड। आप देखिए क्लोजिंग के कॉलम में है क्लोजिंग 31 मार्च, इसके कॉलम में रेंट प्रीपेड है $50। इसका मतलब है साल के आखिर तक रेंट प्रीपेड हुआ हुआ है $50। तो मैं फॉर्मेट के हिसाब से ये लीजिए बेटा, प्रीपेड सीडी $50 लिख दिया। अब सवाल है क्या रेंट के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन हमें बताई है?
बिल्कुल बताइए, हमें रेंट के बारे में एक और इंफॉर्मेशन बताइए। सर रेंट ऑफ क्लब रूम 2000 के रेंट हमने 2000 दिया है, क्लब ने रेंट 2000 दिया है। अच्छा बताओ ये रेंट आ रहा है या जा रहा है? बताओ भाई ये रेंट आ रहा है या ये रेंट जा रहा है? सर ये रेंट जा रहा है, तभी तो रिसीट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 2000। तो यहां मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा $2000 और यहां मैं लिखूंगा रिसीट एंड पेमेंट। तभी तो देखो डबल एंट्री पूरी होगी, रिसीट एंड रेंट डेबिट, रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट। तभी तो ये हमारी डबल एंट्री पूरी होगी कि रेंट डेबिट, रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट। अब सर डेबिट साइड ग्रेटर है $2000, जब हम इसे क्रेडिट साइड से टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया 1880 का। दिस विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लीजिए बेटा, इसका मतलब है क्लब का जो इस साल का रेंट एक्सपेंस है वो $1880 का है। क्लब ने पे किया है $2000, जिसमें से $70 पिछले साल का था और $50 अगले साल का है। तो इस साल का रेंट एक्सपेंस है $1880। मुझे बताएं यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज बताएं, यहां तक क्लियर है बच्चों? ये बात समझ आई रेंट एक्सपेंस अकाउंट कितना सिंपल है? ये आप एएस लेवल में भी पढ़ते रहे हैं बेटा, कोई नई चीज नहीं है ये हमारे पास। अक्रूड प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स हम एएस लेवल में भी करते हैं। अब हमारे पास है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में मुझे ये याद है, मुझे ये पता है कि अक्रूड साल के शुरू में भी अक्रूड है और साल के आखिर में भी अक्रूड है। इट इज अक्रूड बीडी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एज वेल एज द एंड ऑफ द ईयर। ये लीजिए बेटा, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अक्रूड ओपनिंग है 190, क्लोजिंग है 20। तो ओपनिंग है 190, ये लीजिए ओपनिंग में 190 लिख दिया और क्लोजिंग अक्रूड है $20, ये भी लिख दिया। इसके बाद एग्जामिनर हमें और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने पे किया है $1350। देखिए जरा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने पे किया है $1350। तो इसका मतलब अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट, रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट $1350। ये लीजिए बेटा $1350, या ये हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट। तो डेबिट साइड हो गई 1370, क्रेडिट साइड पे भी लिखूंगा 1370 और डिफरेंस आया हमारे पास 1180। मैं एक दफा टैली कर लेता हूं, आई थिंक 1370 माइनस 190, 1180। ये मेरे पास बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो द वैल्यू इज डन। दिस इज वेरी क्लियर नाउ। आई होप दैट दिस वुड बी वेरी क्लियर। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, जो लोग जिन लोगों को चैट डिसेबल नजर आ रही है, आपको ये कुछ अपडेट आई है हमारे पास जूम की अपडेट में ये प्रॉब्लम है कि पहले जैसे मेरे पास सबकी चैट्स एक साथ एक ही पेज पर ओपन हो जाती थी, अब मेरे पास अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टैब में ओपन होती है। तो आप लोगों को मेरे नाम पे जाके क्लिक करके वहां से चैट बॉक्स मैनुअली ओपन करनी पड़ेगी। जो एवरीवन वाली चैट है, ग्रुप चैट, वो डिसेबल है। जो इंडिविजुअल चैट है तो आपको मेरे नाम पे जाना पड़ेगा। आप देखेंगे तो साइड में आ जाएगा और फिर आप ओपन कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, इंडिविजुअल चैट बॉक्स ओपन है, ग्रुप चैट डिसेबल्ड है। चले आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब हमारे पास आखिरी में है सर डेप्रीसिएशन। अब हमारे पास आखिरी में है डेप्रीसिएशन। तो फिक्सचर एंड इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन है। अब फिक्सचर एंड इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन के लिए सर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जामिनर ने हमें ओपनिंग में क्या इंफॉर्मेशन दी है कि ओपनिंग फिक्सचर एंड इक्विपमेंट कितने हैं। ये देखें, ये लिखे हुए, तो एग्जामिनर ने बोला कि ओपनिंग फिक्सचर एंड इक्विपमेंट है हमारे पास $4000 के। ओपनिंग फिक्सचर एंड इक्विपमेंट है हमारे पास $4000 के। क्या इसमें कुछ एडिशन हुआ है साल के दौरान?
गौर से देखिएगा। यस सर, एक जगह मुझे नजर आया था, ये रहे परचेज ऑफ फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, कि क्लब ने कुछ फिक्सचर एंड इक्विपमेंट खरीदे हैं $1100 के। क्लब ने कुछ फिक्सचर एंड इक्विपमेंट खरीदे हैं $1100 के। क्या क्लब ने कोई फिक्सचर एंड इक्विपमेंट डिस्पोज किए हैं? डिस्पोजल, तो आप नोट करो, आपको डिस्पोजल कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। क्लब ने कहीं नहीं बताया कि कोई फिक्सचर एंड इक्विपमेंट डिस्पोज हो रहे हैं। अगर होते तो जरूर पैसे आ रहे होते, बेचने से, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट बेचने से पैसे आ रहे होते। ये बात आप सबको पता है कि फिक्सचर एंड इक्विपमेंट बेचने से पैसे आते, और वो पैसे यहां डेबिट साइड पे लिखे हुए होते। वो पैसे यहां डेबिट साइड पे लिखे हुए होते। नहीं आ रहे तभी तो डेबिट साइड पे नहीं लिखे हुए। हो सकता है आप में से कोई बोलेगा सर उधार पे बेचे हो, उधार पे बेचे होते तो मेंशन करता। एग्जामिनर ने कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब डिस्पोजल नहीं हुआ। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्लब के फिक्सचर एंड इक्विपमेंट की वैल्यू होनी चाहिए थी 5100, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से क्लब की वैल्यू है इक्विपमेंट की 4400। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर ने खुद बताया है। ये लीजिए 4400, ये मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर ने खुद बताया है कि ये रही सर वैल्यू हमारी 4400। इसका मतलब ये कि सर जो वैल्यू 5100 होनी चाहिए थी वो 4400 हो गई। तो ये 700 कहां चली गई? सर ये 700 डेप्रीसिएशन है। दिस 700 इज डेप्रीसिएशन फॉर द क्लब। अब आप मुझे बताएं, क्या फिक्सचर एंड इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन समझ आ गई? क्या यहां तक बातें समझ आ गई हैं? यस प्लीज। बासिम, हमजा, मानूर, मुतीब, साद, सईद, गाइस क्या यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहां तक क्लैरिटी है? मुतीब यहां तक क्लियर है बेटा? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चले आगे चलते हैं। अब हमारे पास सर, क्या अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर इनकम मेंशन करनी पड़ेगी। सर इनकम में सबसे पहली इनकम है सब्सक्रिप्शन। इनकम में सबसे पहली इनकम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हमने बनाया था और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाली थी। ये रही 3280। 3280 ये हमारी इनकम की वैल्यू है सब्सक्रिप्शन की। सर उसके बाद कुछ कंपटीशन हुआ था, ये देखें, कोई कंपटीशन हुआ था, ये रहा, ये रहा कंपटीशन। तो सर कंपटीशन की एंट्री फीस आई थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई कंपटीशन के खर्चे हुए में? हाँ भाई, जरा ये बात बताएं, क्या कंपटीशन के कुछ खर्चे हुए में? बताइए जरा। कंपटीशन की एंट्री फीस तो आई हुई है, क्या कंपटीशन के कुछ खर्चे मर्चे हुए में? है ना? कंपटीशन के प्राइजेस भी पे किए हैं। एग्जैक्टली सर, कंपटीशन के हमने एग्जैक्टली प्राइस पे किए हुए हैं। तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर जब हमने कंपटीशन के प्राइजेस पे किए हुए हैं, राइट, जब हमने कंपटीशन के प्राइजेस पे किए हुए हैं, तो रिमेंबर मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में एक चीज दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। फॉर्मेट में आपको एक चीज दिखा चुका हूं, अभी दोबारा दिखा रहा हूं कि आप उसको क्लब कर दोगे, आप इवेंट्स को क्लब कर दोगे। क्लब करने का मतलब है कि आप उसकी इनकम और उसके एक्सपेंसेस को एक साथ लिखोगे। अब आपको यह देखना है कि यार किसी इवेंट से क्लब को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। आपको यह देखना होता है कि सर क्लब को इस इवेंट से फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब हम यहां पे ये देखेंगे कि सर 1580 क्लब की इनकम है इस इवेंट की, और 750 क्लब का एक्सपेंस है। तो बजाय बहुत क्लियरली नजर आ रहा है
कि इस इवेंट कराने से क्लब को फायदा हुआ है, तो मैं इसे 1580 और 750 को ये इनकम साइड पे लिखूंगा। मैं जरा कैलकुलेट भी कर लूं वैल्यू। 1580 माइनस 750 830। तो ये देखें जरा, मैं ऐसे लिखूंगा, कंपटीशन एंट्री फीस 1580 लेस प्राइजेस 750। ये लीजिए बेटा, मैं 830 इनकम इस तरीके से मेंशन करूंगा। अगर लॉ, हाँ देखो सईद का सवाल आया कि सर अगर मिसाल के तौर पे ये 1580 की जगह ये 580 होता, तो फिर हम इन इन दोनों को यहां नीचे एक्सपेंडिचर्स में लिखते हैं। ठीक हो गई ये बात? आई होप कि बहुत इजी होगी, क्लियर होगी। सर क्या इसके अलावा कोई और इनकम है? तो अब आप देखो, डोनेशन की कोई वैल्यू है, क्लब का कुछ डोनेशंस तो हैं, लेकिन सवाल यह है कि सर ये डोनेशंस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। सर नाउ डोनेशंस कैन बी आइदर रेवेन्यू, हमें ये बात पता है। सर हमें ये बात बताई गई है कि डोनेशंस कैन बी आइदर रेवेन्यू और डोनेशंस कैन बी कैपिटलाइज। सर सवाल में तो कुछ बताया नहीं है, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, सवाल में अगर कुछ नहीं बताया तो ये बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू है, क्योंकि कैपिटल डोनेशन के बारे में एग्जामिनर बहुत लाउड एंड क्लियर बात बताता है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा, डोनेशंस आर कैपिटलाइज। यहां पे डोनेशंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो डोनेशंस हमारी इनकम है $350। यहां पे मैं $350 लिखूंगा, यहां पे मैं डोनेशंस मेंशन करूंगा, और इस तरीके से अब क्लब की सारी इनकम मेरे सामने आ गई। 3280 प्लस 830 प्लस 350, क्लब की सारी इनकम है हमारे पास 4460। ये क्लब की सारी इनकम हो गई। सर अब हमें क्लब के एक्सपेंडिचर्स माइनस करने हैं, तो मैं यहां पे क्लब के एक्सपेंडिचर्स लिस्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहला एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा एक्सपेंडिचर हो या इनकम, बड़ा फायदा हो जाता है हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें काफी हद तक ये पता चल जाता है कि क्लब की सोर्सेज ऑफ इनकम एंड रीजन ऑफ एक्सपेंसेस क्या है। तो सर पहला रीजन है एक्सपेंस का रेंट। रेंट, तो रेंट अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब सिर्फ वैल्यू हमें उठानी है। ये लीजिए, रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1880। चलो इसको यहां पे लिख देता हूं, 1880। सर रेंट के बाद दूसरा रीजन ऑफ एक्सपेंडिचर है हमारे पास ट्रेजरर सैलरी। हमने ट्रेजरर सैलरी पे की है $250 की। ये लीजिए ट्रेजरर सैलरी $250। सर थर्ड रीजन क्या, और कोई रीजन है? हमने फिक्सचर एंड इक्विपमेंट खरीदे थे। अब फिक्सचर एंड इक्विपमेंट खरीदना एक्सपेंस नहीं होता। फिक्सचर एंड इक्विपमेंट में हमारी डेप्रिसिएशन लगी हुई है, वो डेप्रिसिएशन हमारे पास यहां पर आ जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, और वो हमने यहां पे वर्किंग की है ओवर हेयर $700। सर डेप्रिसिएशन के अलावा कोई और एक्सपेंस है? ये कंपटीशन प्राइस तो ऑलरेडी मेंशन हो गया, कंपटीशन प्राइस को तो हम ऑलरेडी क्लब कर चुके हैं इनकम साइड पे। अब हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं $1900 के, तो यहां पे मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखूंगा $1900। और आखिरी है मेरे पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये गौर से देखिएगा, अदर ऑपरेटिंग रिसीट एंड पेमेंट के सबसे आखिरी पार्ट पे लिखे हुए हैं, यहां पर 1350 पे किया है हमने, 1350 जो है वो पे किया है, लेकिन हमारी कुछ अक्रूड प्रीपेड की एडजस्टमेंट थी, तो हमने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अकाउंट बना के ये वैल्यू निकाली थी
1180। और सर एक आखिरी एक्सपेंस है इस सवाल में, इरिकवरेबल। ये सबसे ज्यादा मिस होने वाला एक्सपेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इरिकवरेबल मिस कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इरिकवरेबल मिस कर देते हैं, उनको इरिकवरेबल याद ही नहीं रहता। तो सर इरिकवरेबल 250 का इरिकवरेबल भी था, राइट। अब सारे एक्सपेंसेस को जब मैं टोटल करूंगा, 1880 प्लस 250 प्लस 700 प्लस 1900 प्लस 1180 प्लस 250, तो सर वैल्यू आ गई 6160। 700 का डेफिसिट। आप देखें, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, 700 का डेफिसिट आ गया। मुझे बताएं, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया? सईद का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ भी लेता हूं, देख लेता हूं जवाब। अभी पॉसिबल हुआ तो अभी बनता है, वरना बाद में। हाँ जी गाइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हुआ? गिव मी द फीडबैक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हुआ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझ आया? सर प्रॉफिट भी तो मेंशन करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में से, कभी कोई हिडन इन्फो में मेंशन होता है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट बनाने के लिए नहीं 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 नहीं। सईद, सईद, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है ही नहीं इस क्लब की। इस क्लब का ट्रेडिंग अकाउंट हमने, इस क्लब में कोई कैफे नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो कुछ हिडन नहीं है। अगर हमने कैफे का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होता, या कोई रेस्टोरेंट का इनकम स्टेटमेंट बनाया होता, तो फिर इनकम में उसका प्रॉफिट, या अगर उसका लॉस होता तो वह एक्सपेंस में लिखते। इस सवाल में हमें एग्जामिनर ने कोई ट्रेडिंग दी नहीं है, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लब का मांगा है। ठीक हो गया? आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, ये आई होप दैट दिस आंसर योर क्वेश्चन बेटा। चले, अब आखिरी पार्ट में हमसे एग्जामिनर कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो। हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दें। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सिंपल सी बनेगी इसकी। क्लब और उसकी तमाम एक्टिविटीज जो कि है ही नहीं इसकी कोई एक्टिविटीज, तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट, और इसका एक ही नॉन करंट एसेट है, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट। इसका एक ही नॉन करंट एसेट है, दैट इज फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, और उसकी क्लोजिंग वैल्यू है 4400। ये ऑलरेडी ये रही हमारे सामने क्लोजिंग वैल्यू। हमें पहले से ही हमने वर्किंग में यहां पे लिख ली थी 4400। उसके बाद इसके अलावा कोई और नॉन करंट एसेट नहीं है। अब हम जरा करंट एसेट की बात करें, तो इनके करंट एसेट्स में एक तो है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एक तो है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ये देखें। और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स की वैल्यू मैं यहां से ले रहा हूं, सब्सक्रिप्शन एरियर्स बोले, अक्रूड बोले, क्लोजिंग है 750, ये लिखी हुई क्लोजिंग है 750। तो मैं सीधा यहां ले जाके 750 मेंशन कर दूंगा। अब सवाल आ जाता है कि सर क्या इनकी कोई और करंट एसेट है? क्या इनका कोई और करंट एसेट है? इनके करंट एसेट में एक करंट एसेट और है, वो है रेंट ऑफ क्लब रूम प्रीपेड। रेंट ऑफ क्लब रूम प्रीपेड फॉर $50। क्लब का रेंट 50 प्रीपेड है, रेंट प्रीपेड। अच्छा, आप इसको रेंट प्रीपेड लिखो या अदर रिसीवेबल्स लिखो, एक ही बात है, कोई हर्ज नहीं है। क्लब का इसके अलावा कोई और करंट एसेट नहीं है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी $5200 की। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स $5200। Now this has to be equal
टू accumulated funds एंड लाइबिलिटीज, ये बराबर होने चाहिए एक्यूमुलेटेड फंड्स और लाइबिलिटीज के। तो सर सबसे पहले काम कर रहा हूं मैं एक्यूमुलेटेड फंड्स पे। तो एक्यूमुलेटेड फंड्स में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड अवेलेबल है, ये हमारे पास अवेलेबल है। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड हमारे पास अवेलेबल है विच इज 4500। एग्जामिनर ने हमें ये दे दिया है 4500। ऐड करूंगा। अच्छा, अब इसमें एक्यूमुलेटेड फंड में ये देखो फॉर्मेट दिखा रहा हूं आपको। इसमें हम ऐड करेंगे अगर सरप्लस हो क्लब का, ऐड करेंगे डोनेशंस, कैपिटल, लेगेसी या गिफ्ट्स, और अगर डेफिसिट है तो लेस करेंगे। इस सवाल में सरप्लस नहीं है, डेफिसिट है और कोई कैपिटल नहीं है हमारे पास, तो हम सीधा सीधा ओपनिंग में से मैं यहां पे लेस करूंगा डेफिसिट, और ये आया था हमारे पास डेफिसिट ऑफ, नहीं डेफिसिट आया था 1700 का। मतलब आप लोग बता भी नहीं रहे कि सर डेफिसिट जो है वो 700 का नहीं है बल्कि 1700 का है। कमाल है, बता भी नहीं रहे यार, सो रहे हो। हाँ भाई, तो सर डेफिसिट जो है वो अब हमारे पास 1700 का है, जिसकी वजह से 2800 ये हमारा क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड हो गया। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड, रिमेंबर सवाल में एग्जामिनर ने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ था, ये देखो क्वेश्चन मार्क डाला हुआ था क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड पे कि खुद निकालो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड, खुद निकालो, राइट। अब आखिरी में हमें काम करना है, कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो है नहीं करंट लाइबिलिटीज पे। तो करंट लाइबिलिटीज में एक है हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और फिर है हमारे पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अक्रूड। ये दो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हैं। इसके अलावा एक और करंट लाइबिलिटी भी है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लोजिंग में बैंक भी तो ओवरड्राफ्ट था, ये देखो क्लोजिंग में बैंक भी तो ओवरड्राफ्ट था 1930। याद आ गया, ये पहले सबसे पहले क्लास के स्टार्ट में ये पॉइंट आइडेंटिफाई करा चुका हूं कि बैंक इज नाउ ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 1930, यहां पे मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अक्रूड यहां से उठा लेता हूं $20, और सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन के अकाउंट से उठा लेता हूं, ये रहा प्रीपेड ब्रॉट डाउन $450। तो अब मेरे पास क्लब की सारी लाइबिलिटीज मेंशन्ड है सामने। लेट मी टोटल दिस, 450 प्लस 20 प्लस 1930, सर 2400, 2400 and 2800, this is 5200। क्या ये इन दोनों के दोनों वैल्यूज बराबर हो गई? क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई? क्या ये बैलेंस ऑफ हो गया? अब बताएं मुझे, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? यस प्लीज।